आजम का जो रुतबा बढ़ा वो क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? मुलायम सिंह यादव ने क्या लाइन से अलग जाके उनकी मदद की? क्या आजम खान इतने ताकतवर थे कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक गुट ऐसा था जो चाहता था कि इस व्यक्ति की सच्चाई बाहर आए और इसलिए वो योगी आदित्यनाथ के शरण में गया? आजम खान ने अपने मंच से कहा था कि ऊपर के फैसले ऊपर वाला करता है, नीचे के फैसले हम करते हैं। वो अखिलेश यादव छोड़िए, वो मेरे ख्याल से अपने घर में किसी का सम्मान नहीं करते होंगे, अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करते होंगे। वो 100 से ज़्यादा मुकदमे हुए आजम खान के ऊपर, अंडा चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी की सरकार ने उन्हें इंटेंशनली जेल में डाला। गरीब आदमी इतने बड़े आदमी से क्यों टकराएगा, क्यों उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन लेकर जाएगा? आजम खान बग्घी पे बैठ के पिता पुत्र के साथ ये दिखा पाए कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की वाकई मिनी सीएम है। कहा नहीं जाता है, मान लीजिए जो नहीं मानेगा उसकी छाती पे बुलडोजर। वहाँ थाने में ले जाकर हमें टॉर्चर किया गया और फिर उसके बाद रात को 2 बजे हमें जेल में डाला गया कि हमने शांति भंग कर दी। 3 दिन मुलायम सिंह रामपुर में रहे, 3 दिन हम लोग जेल में रहे। बहुत जालिम टाइप के लीडर हैं, जो हिटलर की मानसिकता थी वो मानसिकता के आजम खान आदमी है, साइको हैं। ज़रा सी देर में कुछ होते हैं, ज़रा सी देर में कुछ होते हैं। तो एक मिस्त्री दूसरी तरफ मुंह करके पलास्तर कर रहा था, तो आजम खान ने जाते के साथ ही उसके ज़ोर से ठोकर मारी पीछे से लात, और वो एकदम नीचे गिर गया मिस्त्री। तो आजम खान ने उसको अपने हाथ में ले लिया, उसका गिरेबान, और अपने पैर से जूता निकाल के उसके मुँह पे मारा। इतनी ज़ोर से मारा कि उसकी यहाँ फट गया पूरा गोश्त। योगी आदित्यनाथ की सरकार में आजम खान को लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ा। आजम खान के लिए 2 कहानियां रामपुर में मशहूर हैं। एक, मुसलमानों का मानना है कि आजम खान मुलायम सिंह यादव के सबसे क्रूर सिपाही हुआ करते थे। दूसरे मुसलमानों का मानना है कि आजम खान उनके लिए चांद है, जब तक धरती चांद रहेगा तब तक आजम खान का नाम रहेगा। सच क्या है ये पता करने के लिए रामपुर पहुंचा हूं और ये जानने की कोशिश करूंगा फैसल खान लाला के साथ, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी आजम खान के खिलाफ यतीम खाना के लिए, जब उन्होंने बुलडोज़र चलाया, गरीबों की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजम खान पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे, मिनी सीएम कहा जाता था उन्हें। कौन है आजम खान? क्यों मुसलमानों पे इतना जुल्म किया? और अगर मुसलमानों पे जुल्म किया तो मुसलमानों ने उन्हें इतनी बार चुनाव क्यों जिताया? देखिए, ये थ्योरी कई बार सामने आती है कि अगर आज़म खान ने रामपुर में इतना जुल्म किया है तो वो क्यों इतनी बार लगातार चुनाव जीते हैं। अगर ये बात इस तरीके से देखी जाए तो नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो भी कोई चुनाव नहीं हार रहे हैं। तो वो कैसे चुनाव जीत रहे हैं? जुल्म तो वो भी कर रहे हैं। तो लिहाजा जो राजनीतिक समीकरण हैं वो आज़म खान के पक्ष में बनते हैं जब जब चुनाव आता है। चूँकि आज़म खान समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती रहती है बीच बीच में, तो जो मुस्लिम्स हैं वो समाजवादी पार्टी को चले जाते हैं और जो हिंदूज़ हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हैं। तो इसका फ़ायदा आज़म खान को मिलता है, क्योंकि रामपुर एक मुस्लिम पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रामपुर की है। तो ये तो है इस बात का जवाब। दूसरा रहा आज़म खान का इतिहास कैसा रहा है। तो जो जुल्म आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बुलडोज़र एक्शन और लोगों को उजाड़ना, झूठे मुकदमे लगा के जेलों में डालना, ये सारा काम आज़म खान अपने वक्त में कर चुके हैं जब वो मिनिस्टर होते थे, और बहुत भारी भरकम मिनिस्टर होते थे। उनके आगे मुझे लगता है कि किसी की चलती नहीं थी सरकार में। तो आज़म खान ने रामपुर के अंदर जुल्म बहुत किया है। जितने गरीब तबके के लोग हैं, अगर किसी प्राइम लोकेशन पे वो रह रहे हैं तो उनके मकानों को तोड़ने का काम और उसको तोड़कर उस जगह पर कब्ज़ा करने का काम आज़म खान और उनकी जौहर ट्रस्ट ने किया है। जब जब आज़म खान रामपुर के अंदर बुलडोज़र एक्शन करते थे, लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते थे। यतीम खाने का एक मामला है जहाँ करीब 40 परिवार दशकों से रहते थे। ये वफ़ यतीम खाना संख्या 157 की जगह है, जो नवाबों के द्वारा यतीमों के रहने के लिए वफ़ की गई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग 60-70 साल से यहाँ रह रहे थे। चूँकि ये जगह बहुत प्राइम लोकेशन पे है रामपुर के अंदर, सिविलाइंस इलाका लगता है और गांधी समाधि के आसपास की जगह है वो, तो वो जगह आज़म खान को पसंद आ गई
कि भाई ये गरीब गुरबा यहाँ क्या करेंगे रहकर इतनी कीमती जगह पर, ये जगह तो जौहर ट्रस्ट के पास होना चाहिए। जो पहले 50-60 सालों से रह रहे थे। जी, तो रातों रात उनका आवंटन कैंसिल कराया गया यतीम परिवारों का, और जौहर ट्रस्ट को वो जगह आवंटित की गई। ये 12-15 दिन के अंदर सारा काम हुआ। जो दशकों से रह रहे थे उनका आवंटन कैंसिल हुआ और जौहर ट्रस्ट को जगह अलॉट हुई, और उसके बाद फिर उस जगह को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हुई, और खाली कराया इस बर्बरतापूर्वक कि शायद आज भी वो दिन मैं सोचता हूँ तो रूह काँप जाती है। रात को 3 बजे वहाँ से एक बूढ़ी शहज़ादी बेगम नाम की 95 साल की उनकी उम्र थी, उनका फ़ोन आता है, क्योंकि मैं उन लोगों की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से लड़ रहा था जहाँ जहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा हमारे घर के आगे पुलिस लग गई है और सबको बसों में बिठाल रहे हैं पुलिस वाले निकाल कर, और कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आज़म खान के पास वक्फ बोर्ड भी था और शहरी विकास मंत्रालय भी था। ये 2012 की बात है जो आप बता रहे हैं, 2012-13 की बात होगी। रात 3 बज रहे थे। कितने बुलडोज़र आए और किन किन लोगों को निशाना बनाया गया, थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, तो उन लोगों को बसों में भरकर पुलिस लाइन ले गए रात को 3 बजे, जो उस घर के निवासी थे, उस कॉलोनी के निवासी थे, और ये लोग घोसी बिरादरी के लोग हैं। ये बकरी पालने का और भैंस पालने का इनका कारोबार है। तो ये अपने घरों के अंदर ही छोटा हाथा बनाकर अपना बिज़नेस चलाते हैं, दूध का काम करते हैं ये लोग। तो जब इनको ले जाया गया पुलिस लाइन तो घर खाली हो गए, इनके जानवर बंधे हुए रह गए थे। तो जानवरों की रस्सी काटकर अधिकारियों ने और उनके जो आज़म खान के कार्यकर्ता साथ में आए थे उन्होंने छोड़ दिया, तो जानवर उनके जंगलों में भाग गए। उसके बाद वहाँ रात को बुलडोज़र चला, पूरी रात बुलडोज़र चला, और जो घर में ज़रूरत का सामान होता है वो सारा सामान मलबे में दब गया। फिर वो मलबा सारा मशीनों से भर कर जौहर यूनिवर्सिटी पहुँचाया गया, वहाँ पे उसका भराव हुआ, पटान हुआ। तो जो सामान दबा था वो सारा सामान भी मलबे में भर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुँच गया, और जानवर लोगों के मालिक नहीं था तो जानवर भी इधर उधर जंगलों में भाग गए। जब शाम को अगले दिन ये लोग पुलिस लाइन से छूटे तो वहाँ पे बस्ती की जगह पूरा मैदान था, और कोई उनका न सामान था ना उनके जानवर थे। लोग बहुत चीखे चिल्लाए, ना तो उनको सामान मिला, ना उनके जानवर मिले, ना उनको ज़मीन मिली, ना उनको मकान मिला। बाद में फिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सपा की सरकार गई, तो उन लोगों ने थाने में जाकर अपनी शिकायत की कि इस ज़माने में हमारे साथ ये हुआ था, हमारे पास ये पेपर्स हैं, हम इतने टाइम से यहाँ रह रहे थे। तो फिर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। तो ऐसे करीब 12 मुकदमे हैं जो गाय, भैंस और बकरी से रिलेटेड हैं। आज़म खां बार बार आपने सुना होगा और मैंने भी सुना कि वो कहते हैं मुर्गी चोरी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर है और अंडे चोरी का इल्ज़ाम है। मुर्गी चोरी का एक भी मुकदमा आज़म खां के ऊपर नहीं है, झूठी बात है। अंडा चोरी का एक भी मुकदमा नहीं है। वो सेंटिमेंट्स को जोड़ने के लिए निचले स्तर तक जाकर बात को कहते हैं। तो अगर कोई मुर्गी चोरी या अंडा चोरी का मुकदमा है तो आज़म खान दिखा दें उसको ऑन पेपर। एक मुकदमा उनके ख़िलाफ़ नहीं है मुर्गी चोरी का। बकरी चोरी का ज़रूर है। अच्छा, बकरी एक वैल्यूएबल चीज़ है। बकरी आज की तारीख में 15-20 हज़ार रुपये की आती है। भैंस एक वैल्यूएबल चीज़ है, 50-60-70 हज़ार रुपये की भैंस आती है। तो वो चीज़ अगर किसी की गायब हुई है और उस जगह पे पोजीशन आज़म खान को मिला है, आज़म खान के कार्यकर्ता और प्रशासन ने मिल के उस जगह को खाली कराया है, तो ज़िम्मेदारी आज़म खान के ऊपर आयत होती है, क्योंकि उससे फ़ायदा आज़म खान को पहुंचा है। तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो आज़म खान की भैंसें भी उनके मंत्रीकाल में चोरी हुई थी। तो आज़म खान की भैंसों को पुलिस ने 8 दिन के अंदर ढूंढकर आज़म खान तक पहुंचा दिया था। SPDM खुद खोज रहे थे। यहाँ एक गरीब आदमी की बकरी गायब हो जाएगी, भैंस गायब हो जाएगी, चूँकि उसके पीछे कहानी आज़म खान की है तो कोई इंटरटेन नहीं करेगा, उसकी जीविका चल रही है उसको पालकर। तो ये हमारी लड़ाई थी, इसी को हमने रखा है और इस पे बहुत सारे केसेस में इनको सज़ा भी पड़ी है। यतीम खाने में कुल कितने मुस्लिम परिवार रहते थे, और वो ज़मीन जिस वक्त जब कब्ज़ा करने की कोशिश की गई तो वो उसे जौहर ट्रस्ट को दिया गया। जौहर ट्रस्ट मतलब जौहर यूनिवर्सिटी को चली गई। तो वो आज भी जो ज़मीन है, क्या उस पर जौहर यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा है जो डेवलप किया गया? जी, उन्होंने फिर वहाँ पर एक स्कूल बना दिया था रामपुर पब्लिक के नाम से, लेकिन वो स्कूल अभी आधा बना हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो जगह अभी आज़म खान के एक तरह से कब्ज़े में ही है। हालांकि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो वक्फ बोर्ड ने उसका अलॉटमेंट जौहर ट्रस्ट से कैंसिल कर दिया और यतीमों को दोबारा से अलॉटमेंट दे दिया था 2020 में। लेकिन जो अलॉटमेंट यतीमों को वापस मिला तो उस पर आज़म खान ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। तो अभी वहाँ यथास्थिति के ऑर्डर हैं, वहाँ ना यतीम लोग जा सकते हैं और ना आज़म खान
उस पे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन उनकी बिल्डिंग खड़ी हुई है तो उसकी ये स्टेटस है। दूसरा एक मामला है डोंगरपुर बस्ती का। डोंगरपुर में करीब 40 से 50 परिवार रहते थे और जो एक ज़मीन थी उसकी प्लॉटिंग जिन साहब ने की थी, उनका एक बड़ी ज़मीन थी वहाँ पर। तो जो उसके मूल ओनर थे उस ज़मीन के, उनका आज़म खान से कुछ विवाद हो गया था। तो आज़म खान ने उनको सबक सिखाने के लिए उनकी ज़मीन खोदी और वो प्लॉटिंग कर चुके थे, उसकी रजिस्ट्रियाँ हो गई थी, लोगों ने रजिस्ट्रियों के बाद मकान बना लिए थे वहाँ पर और बिजली के कनेक्शन ले लिए थे, रहने लग गए थे। तो लोगों ने अपना गाड़ी खून पसीने की कमाई से वो जगह ख़रीदी, रजिस्ट्री कराई, बिजली का कनेक्शन लिए, अपने परिवार के साथ रहने लगे। आज़म खान को लगा कि ये शायद उसी व्यक्ति की ज़मीन है जो इसका मूल मालिक है। तो उन्होंने पूरी बस्ती को खाली कराने का ऑर्डर दे दिया और उस जगह को कहा कि ये नगर पालिका का टेंचिंग ग्राउंड है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो उन्होंने कुछ पेपरों में हेर फेर करके उसको टेंचिंग ग्राउंड दर्ज कराने की कोशिश की। चूँकि पहले वहाँ पे वो अपना जौहर ट्रस्ट का एक ऑफिस बनाना चाहते थे, एक वीसी हाउस बनाना चाहते थे उस जगह पर। लेकिन जब उनको डीएम ने और उस वक्त के अधिकारियों ने बताया कि ये इस पे हाई कोर्ट का स्टे है और हम ज़बरन मकान तोड़ चुके हैं, तो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट होने जा रहा है हम लोगों के ख़िलाफ़, तो ये आप इस पे अगर अपना निजी वीसी हाउस बनाएंगे तो और ज़्यादा बवाल होगा और सब हम फंस जाएंगे। तो लिहाजा आप चाहें तो इसको चेंज करके यहाँ पे सरकारी योजना का मकान बना दिया जाए, तो फिर उससे सरकार लड़ती रहेगी, जो भी आने वाली सरकार होगी। तो उन्होंने वहाँ पे चेंज करके जब ज़्यादा बवाल होने लगा, सवाल उठने लगे आज़म खान की भूमिका के ऊपर इस ज़मीन को लेकर, तो उन्होंने वहाँ पे आसरा आवास बना दिए। लेकिन वो आसरा आवास भी उन लोगों को नहीं दिए गए जिनके मकान तोड़े गए, वो आज़म खान के कार्यकर्ताओं को और बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट हुआ उसका। आज़म खान जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने दो भूमाफियाओं के साथ अपना नाम जोड़ा, अतीक मुख्तार और आज़म खान। ये जो कहानी आज़म खान की जो सुनने को मिल रही है रामपुर में आने के बाद, उससे तो ये क्लियर होता है कि क्या आज़म खान वाकई इतने बड़े भूमाफिया थे कि अपने ही धर्म के लोगों को, मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को और ऐसे लोगों को जिनके माता पिता नहीं हैं और लंबे सालों से वो लोग रह रहे थे, उस पर आधी रात को बुलडोज़र चलवा दिया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में क्या आज़म खान इतने ज़्यादा बिगड़ैल स्थिति में पहुँच गए कि अखिलेश यादव के कंट्रोल में नहीं रहे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री होते तो रामपुर में आज़म खान अपने हिसाब से सरकार चलाते, क्योंकि आप अखिलेश यादव के पास भी गए थे कुछ बातें लेकर। जी, रामपुर में जहाँ जहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही थी तो मैं आगे निकलकर उनकी आवाज़ बन रहा था, मैं धरना प्रदर्शन करता था, तो मुझे पुलिस उठा कर ले जाती थी और 151 में 3-3 4-4 दिन मुझे जेल में रखा जाता था। तो उस वक्त आप पढ़ रहे थे? जी, उस वक्त मैं लॉ कर रहा था और इस चक्कर में मेरा लॉ भी कंप्लीट नहीं हो पाया, चूँकि पुलिस पीछे होती थी, कभी हाई कोर्ट जाना पड़ता था, कभी लोकल कोर्ट जाना पड़ता था, तो मेरे एग्ज़ाम होते होते थे, तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई बीच में, लॉ मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अखिलेश यादव जी के पास भी मैं गया था बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर कि रामपुर में ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो उन्होंने मदद भी की थी उस वक्त रामपुर वालों की, और डीएम को फ़ोन करके कहा था कि इस तरीके से आप आउट ऑफ वे जाकर ज़्यादती ना करें किसी के ख़िलाफ़ भी, चाहे कोई भी कहे। तो बहुत दिन तक डीएम ने इस पे अपने आप को कंट्रोल रखा था और आज़म खान के एक तरफ़ा मानने से मना कर दिया था। तो फिर आज़म खान ने मुलायम सिंह यादव से जाकर इस बात की शिकायत करी कि सीएम रामपुर में इंटरफेयर कर रहे हैं और मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं और अधिकारियों को अपने हिसाब से निर्देश दे रहे हैं। तो फिर मुलायम सिंह ने बिठाल कर कुछ समझाया होगा, वल्लाहु आलम। तो चूँकि आज़म खान एक मुस्लिम फेस बन चुके थे बहुत बड़े और चुनाव भी नज़दीक आ रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि आज़म खान की नाराज़गी हम लोग झेलें ताकि कहीं नुकसान ना हो। तो इस वजह से फिर बाद में 6 महीने के बाद फिर बुलडोज़र चलना शुरू हो गया, फिर कब्ज़े होना शुरू हो गए। एक मदरसा था जेल रोड पर, उस मदरसे के संचालक जो थे उनसे आज़म खान की कुछ लड़ाई हो गई। आज़म खान को उन्होंने वोट नहीं दिया होगा, तो आज़म खान ने उनका मदरसा गिरवा दिया। वहाँ पर एक कब्रिस्तान था, तो उस कब्रिस्तान की मिट्टी को खोद कर जौहर यूनिवर्सिटी लेके जाया गया और सैकड़ों की तादाद में ट्रक गए जौहर यूनिवर्सिटी मिट्टी का भरा हुआ कब्रिस्तान की मिट्टी से। और इसके अलावा आलियागंज जो जौहर यूनिवर्सिटी से सटा हुआ एक गांव है, वहाँ से एक रोड इन्होंने निकाली, तो वो गांव को बिल्कुल बीच में से क्रॉस करते हुए उस रोड को उन्होंने निकाला, जिसमें सैकड़ों मकान तोड़ दिए गए। जब मकान तोड़ने का लोगों ने विरोध किया
तो उनके ऊपर झूठे चरस के मुकदमे लगाकर जेलों में डाल दिया और बुरी तरीके से पुलिस ने वहाँ पे घरों में घुस कर औरतों को, बच्चों को मारा। और ऐसे विजुअल सब टीवी पे चले थे उस ज़माने में कि कुड्डे से पुलिस के लोग बाइक तोड़ रहे हैं, घरों में घुसकर दीवारों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, उनके किवाड़ों को कुड्डे से काटा जा रहा है। ऐसे चैनल्स पे उस ज़माने में चले हैं और वो सब मुस्लिम परिवार थे। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक किसान थे जिनकी जगह जौहर यूनिवर्सिटी में आ गई थी, 2-2.5 बीघे जगह रही होगी उनकी। तो आज़म खान ने चारों तरफ की सारी जगह ख़रीद ली थी, बीच में उनकी जगह फंस गई। तो एक बार वो अपनी ज़मीन को देखने के लिए गए होंगे कि मेरी ज़मीन पे कोई बिल्डिंग बन गई है या अभी खाली पड़ी है। तो ये आज़म खान की नज़र उस आदमी पे पड़ी, चूँकि वो अपने सहन में बैठे हुए थे। दूर उन्होंने देखा कि कोई शख्स जा रहा है और एक अननोन सा आदमी लग रहा है। तो अपने गार्ड्स को दौड़ा के उन्होंने कहा, पकड़ के लाओ इसको, कौन आदमी टहल रहा है यूनिवर्सिटी में, ये स्टूडेंट तो नहीं लग रहा है। तो उसको पकड़ के लाए गार्ड्स और आज़म खान के सामने जब पेश किया तो आज़म खान ने कहा, कैसे आए यूनिवर्सिटी में? तो बोले, साहब मैं ज़मीन देखने के लिए आया था। बोले, तेरी ज़मीन है यहाँ पर? तो बोले, जी साहब है। अभी तक तूने बेची नहीं है? बोले, साहब वो पैसे बहुत कम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची मैंने। तो उससे बोले, मुर्गा बन। तो वो थोड़ा हिचकिचाया। तो आज़म खान ने पास में एक डंडा पड़ा हुआ था, वो उठाकर ज़मीन पर 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से मारा। बोला, मुर्गा बन रहा है या तेरी कमर पे मारूं? तो वो आदमी मुर्गा बना। उसके बाद उससे बोले, कुकड़ू को लगा। उससे कुकड़ू को लगवाई और फिर भी इनका दिल नहीं भरा। तो गिन के 10 ईंटें उसकी कमर पे रखी, उसका सीना ज़मीन से लग गया। तब उनके बराबर में बैठे हुए कोई शख्स थे, उन्होंने वो ईंटें फेंकी उसकी कमर पे से और कहा, साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो मर जाएगा। तो आज़म खान बोले, भाई तुम नहीं जानते, ये आलियागंज के किसान हैं, इनको सबक ऐसे ही सिखाया जाएगा। अब ये जाकर पूरे गांव को बताएगा कि आज़म खान ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, वरना तो ये हमारी यूनिवर्सिटी को बेच के खा जाएंगे आलियागंज के लोग। ये जवाब आज़म खान का था। इतनी ज़ातियाँ कि रूह काँप जाएगी आपकी। वो दौर रामपुर के लोगों ने देखा और मुसलमानों ने। आज वो अपने आप को मज़लूम पेश कर रहे हैं। हम भी मान रहे हैं कि ठीक है, जो आज़म खान ने किया उसकी सज़ा उनको ऊपर वाले ने दी है। जो उन्होंने बोया वो काट रहे हैं। 5 साल की लंबी सज़ा काटी है। मुझे 2-3 बार जेल में डाला गया। मेरी मार्केट पे बुलडोज़र चलाया गया, मेरी मशीनों के लाइसेंस कैंसिल किए गए, मेरे घर की बिजली काटी गई, मेरे फ्रूट ट्रेडिंग के लाइसेंस कैंसिल किए गए। स्क्रैच से हमें बर्बाद कर दिया था। वो तो कोर्ट नहीं होते तो शायद अब तक हम मर चुके होते। वो उन दिनों किस तरीके का जुल्म रहा होगा? क्योंकि मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं उनके जुल्म को याद करके कि आज़म खान ने इस तरीके का जुल्म किया था। अब आज़म फिर से बाहर आ गए, फिर से दहशत का माहौल है, फिर से डर का माहौल है। मैंने सुना है कि आज़म ज़मानत से बाहर आए, अखिलेश यादव मिलने आए आज़म खान से, लेकिन उन परिवारों का हालचाल भी जान लेते जो आज़म खान की वजह से अब डर के साए में जी रहे हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या उन्हें डर लग रहा है कि अब उनके ऊपर हमला होगा या उन्हें टारगेट किया जाएगा? हाँ, बहुत सारे, सैकड़ों लोग हैं रामपुर में, ऐसे हज़ारों लोग हैं बल्कि, जो आज़म खान से अपने आप को खौफ में महसूस कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज़म खान की उस ज़माने में भी गलत कामों की मुखालफत की जिस ज़माने में वो तूती बोलती थी उनकी। तो डर और ख़ौफ सिर्फ़ अल्लाह का होना चाहिए, बंदों से नहीं डरना चाहिए। जो अल्लाह से डरेगा वो बंदों से नहीं डरेगा। हक़ और इंसाफ की बात कोई भी सरकार हो कहना चाहिए। उस वक्त आज़म खान जुल्म कर रहे थे, हम मजबूती से उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, उनके जुल्मों के ख़िलाफ़। आज भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है तो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ को उठा रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि आज़म खान जब किराए पे रहते थे रामपुर में, ये कहानी बड़ी मशहूर है, और अब आज़म खान ने पूरा कब्ज़ा कर लिया है। लोग ऐसा बताते हैं कि आसपास की ज़मीनें शायद उन्होंने ख़रीद ली हो, कब्ज़ा शब्द शायद ठीक ना हो, ख़रीद ली है। रामपुर के भीतर आज़म का जो रुतबा बढ़ा वो क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? मुलायम सिंह यादव ने क्या लाइन से अलग जाके उनकी मदद की? क्या कहा कि आप सरकार में इतने पावरफुल हैं कि मंत्रियों को, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को आप चलाइए? उत्तर प्रदेश क्या मुलायम सिंह यादव की सरकार में 2 भागों में बट गया था। पश्चिम का कंट्रोल आज़म के पास, बाकी यूपी का कंट्रोल मुलायम सिंह यादव के पास। इस तरीके की भी कहानी चलती है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आज़म खान एक बेहद गरीब परिवार से राजनीति में आए थे।
जिस वक्त ये राजनीति में आए थे उस वक्त किराए के मकान पे थे और इनके वालिद के पास लमरेटा स्कूटर था। और आज आज़म खान की गिनती उत्तर प्रदेश के बड़े सरमाएदारों में होती है। तो ये सब इनका राजनीति से कमाया है इन्होंने। कोई इनकी दुकान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कहीं जॉब नहीं करते ये। तो ये पैसा सिर्फ राजनीति से बनाया है। और कहते ये हैं कि मैं बहुत पाक दामन हूँ, मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली, कभी कोई किसी से भ्रष्टाचार की बात नहीं की। लेकिन इनका भ्रष्टाचार दूसरे किस्म का था। इन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया और एक यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा किया। और वो उसके पीछे भी एक और कहानी है। जौहर यूनिवर्सिटी एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी रामपुर में कोई और शख्स बनाना चाहते थे। एक बड़े कोई बिजनेसमैन थे बाहर के, वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। उन्होंने आज़म खान से मदद मांगी कि हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें हमारी मदद कर दीजिए। जो सरकारी तौर पर एनओसीज़ वगैरह जारी होती हैं उसमें आप हमें हेल्प कर दीजिएगा। तो आज़म खान ने उनका पूरा प्रोजेक्ट समझा और समझने के बाद उन्होंने उनकी फ़ाइल रख ली। तो मदद करना छोड़िए, उनसे कहा कि आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी तो खोलना है, हम खोल देते हैं, बच्चों को तो पढ़ाना है, हम पढ़ा देते हैं। तो ये कह के उनका प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट बना लिया। फिर इन्होंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी कि सरकार क्या क्या कर सकती है। तो इन्होंने फिर जब जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जगह एक्वायर हो रही थी तो वहाँ पे सर्किल रेट डीएम से कह के उस इलाके का गिरा दिया, कम कर दिया। उसके बाद वहाँ जगह एक्वायर करना शुरू की। तो मार्केट वैल्यू मिसाल के तौर पे अगर 3 लाख रुपए बीघा थी तो डीएम ने सर्किल रेट गिरा कर दिया 15 या 20 हज़ार रुपये बीघा, और मार्केट रेट है वहाँ पे 3 लाख रुपए। तो लोगों ने अपनी जगह बेची नहीं। इन्होंने फिर प्रेशराइज़ किया। 4 भाइयों के नाम पर जगह है तो एक भाई को पकड़ के चरस का मुकदमा लगा के जेल भेज दिया। 3 भाई डर गए तो उन तीनों ने जल्दी जल्दी इनके नाम पे जगह लिखवा दी। तो ऐसे वो इन्होंने जगह ख़रीदी। और वो जो ख़रीदी है वो पैसा भी चंदे से लिया। चंदे से ऐसे लिया कि नोएडा, गाज़ियाबाद, चूँकि पावरफुल मिनिस्टर थे, तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, जो ठेकेदार थे, उनसे कहा कि भाई हम आपको ठेका दे रहे हैं। नगर विकास विभाग के मंत्री थे और लिहाजा आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो बोले साहब जो आप आदेश करें। तो बोले भाई हम रिश्वत तो लेते नहीं हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए एक इदारा खोल रहे हैं, उसमें आप रसीद कटवा लेना अपनी। तो आप जो हैं एक फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी को चंदा लेने के लिए। तो बहुत सारे बिल्डरों ने इनको पैसे दिए, उससे फिर इनका बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई। कुछ बिल्डिंग्स इन्होंने सरकारी महकमों से बनवाई, जैसे पानी की टंकियाँ नलकूप विभाग से बनी, झील बनी, और बिजली के कनेक्शन सब बिजली विभाग ने लगाए, रोड्स पीडब्ल्यूडी ने डाली। तो ये सारे काम एक सरकारी चीज़ तौर पर हुए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्राइवेट है और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो सकती थी उस वक्त, अगर आज़म खान ये ज़िद ना करें कि मैं इसका प्रो चांसलर रहूँगा, यानी कि मेरे बाद मेरी औलाद इसकी जो है केयर टेकर होगी, नस्ल दर नस्ल। अगर वो सिर्फ एक ये क्लॉज हटा देते तो ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती और सारा पैसा गवर्नमेंट का लगता और बच्चों को बिल्कुल फ्री में तालीम मिलती और बेहतरीन निज़ाम होता। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज वहाँ पर MBBS 50-60 हज़ार रुपये में हो जाता है बच्चे का, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ऐसे ही आज़म खान ने तालीम को बेचने का इरादे से सिर्फ मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम इस्तेमाल करके इस इदारे को स्थापित किया है। लेकिन चूँकि इनकी नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए आज आप देखें कि 20-25 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी को खड़े हुए। 2005 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी, तब से लेकर आज तक कुल 2-2.5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि स्कूलों में इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यहाँ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। तो आप इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी चलाने के बाद उसमें कुल 2.5 हज़ार बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो बच्चे भी ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। तो चूँकि कट ऑफ जाती है नीचे, उनकी परसेंटेज कम है, 50-55% बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, सीटें लिमिटेड होती हैं। तो वो बच्चे इनके यहाँ चले जाते हैं कि भाई ठीक है, हम जौहर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, लेकिन उनको पैसे देना पड़ते हैं। वहाँ ग्रेजुएशन का कोर्स 1.5 से 2 लाख रुपए में होता है। तो फिर किस चीज़ का फ़ायदा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी खोल ले, आपके पास पैसा है आप खोल लीजिए। वो सारा पैसा ट्रस्ट के पास जा रहा है, ट्रस्ट पे कंट्रोल आज़म खान के परिवार का है। मतलब जो यूनिवर्सिटी जौहर साहब के नाम पे खोली गई, जो कह रहे हैं आपकी तालीम का जिक्र किया जाता है, आज़म खान तालीम देना चाहते हैं समाज को, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि गरीब मुसलमानों को सताया गया इस नाम पे कि तालीम दी जाएगी बच्चों को।
असलियत उसकी क्या है, क्यों यूनिवर्सिटी का भूत उन पे सवार हुआ, और क्या यूनिवर्सिटी का जो सपना उन्होंने देखा अगर वो ना देखते तो शायद आज आज़म खान इस स्थिति में ना होते, इतने आरोपों से ना घिरे होते, इतने सवाल ना होते, सलाखों के पीछे ना होते। ना यूनिवर्सिटी का सपना देखना बुरी बात नहीं है, यूनिवर्सिटी स्थापित करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो आपकी नीयत है, जो आपकी सोच है, वो गलत है। आपने उसको एक मुसलमानों का इदारा दिखाने की कोशिश की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखकर, और आपने गवर्नमेंट से सारा पैसा लगवाया, चंदे से पैसा लेकर आपने उस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया, क्योंकि आप खुद तो इतने पैसे वाले थे नहीं, तो अपना पैसा कहाँ से लगाते? तो ये सब लोगों की खून पसीने की कमाई इसमें लगी है। अब जब लग गई कमाई तो आप वहाँ से जो पैसा कमा रहे हैं वो जौहर ट्रस्ट को जा रहा है, और जौहर ट्रस्ट कौन है? आपके पूरा परिवार है। तो इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट कहाँ हुआ? तो इनकी नीयत अच्छी नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बनती तो बहुत फ़ायदा होता। आज भी हम इस चीज़ को कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अब गवर्नमेंट अगर टेक ओवर कर ले तो यहाँ पे जो बच्चों की फ़ीस 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख है, वो एकदम ग्राफ गिर के नीचे 2, 4, 5 हज़ार रुपए की रह जाएगी, और सारे बच्चों को तालीम मिलेगी। लोग धड़ल्ले से एडमिशन कराएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। आज हमारे इस रामपुर के उत्तर प्रदेश के लोग बेंगलोर तक जाते हैं पढ़ने के लिए, पंजाब जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर मुझे लगता है अगर ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गई तो पंजाब और बेंगलोर के लोग इस रामपुर में आएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन जब आएंगे जब ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। प्राइवेट में तो वो आएगा जिसके पास पैसा है, और पैसे वाला आदमी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएगा जहाँ पे स्टेटस है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे आप 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के आपने प्रोफेसर रखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होगी तो 1.5-2 लाख रुपए के प्रोफेसर्स होंगे जो जिनको एक्सपीरियंस होगा, जो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो केवल नीयत का खेल है। इस वजह से ये यूनिवर्सिटी बंद नहीं कराई गई है, यूनिवर्सिटी चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन जो इन्होंने सरकारी जगहों को अंदर कर लिया था, किसानों की जगहों को यूनिवर्सिटी के अंदर बंद कर लिया था, वो जगहें लोगों को वापस कराई गई हैं। आज़म खान को अगर बाहर का दर्शक समझना चाहेगा, जो अभी वर्तमान सांसद हैं नदवी साहब, उनसे भी उनकी बनती नहीं। वो अखिलेश यादव को बोले कि आप अकेले आइए मिलने के लिए, अखिलेश यादव ने उनकी तीनों शर्तें मान ली, मिलने के लिए आए भी वो। मुसलमानों में भी 2 गुट अलग अलग है, एक आज़म खान को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे नाराज़ हैं। और जब सरकार ने कार्रवाई की तो लोगों ने सरकार को शुक्रिया कहा, और ये उनमें एक उम्मीद जगी कि शायद अन्याय के बीच न्याय हो सकता है। अब आज़म खान बाहर आए, चर्चा ये है कि जो लोग भी पीड़ित थे, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, FIR लिखाया, कि अगर आज़म खान आए, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, फिर क्या होगा उन सभी लोगों का? उनको कौन संरक्षित करेगा? लोगों को ये अप्रीहेंशन है, इस बात को लेकर लोग फिक्रमंद हैं रामपुर के, कि कहीं दोबारा से अगर ये आएंगे तो बहुत फिर से तांडव मचाएंगे जो इन्होंने किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अखिलेश यादव इज़ अ चेंज मैन। अब वो इतने दबाव में नहीं हैं जितना उस ज़माने में थे, क्योंकि अब उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है यूपी की पॉलिटिक्स का। वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त नेताजी भी हयात थे, तो कोई बात होती थी, अखिलेश यादव अगर उनकी बात नहीं मानते थे तो वो नेताजी से सिफारिश डलवा के अखिलेश यादव को खामोश करा देते थे। लेकिन अब अखिलेश यादव जी अपने फ़ैसले लेने के लिए मुझे लगता है सक्षम हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से बीच बीच में उनका मान मनव्वल करते हैं। लेकिन आज़म खान उनका बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते, वो जो चाहते हैं बोल देते हैं। अब रामपुर के सांसद नदवी साहब एक रामपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको साफ़ तौर पे मना कर दिया कि ये शख्स मेरे घर पे ना आए। वो जब चाहते हैं, जिसकी चाहते हैं पगड़ी उछाल देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। कभी जयप्रदा के लिए अपशब्द बोलते हैं, तो कभी स्पीकर पार्लियामेंट की हैं उनके लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी भारत माँ को कुछ कहते हैं, कभी सेना पे बयान देते हैं। तो उनके जितने भी बयान हैं आप उठाकर देख लीजिए, सब कंट्रोवर्शियल बयान हैं। कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जिससे जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुसलमानों को नाम लेकर, कि उनको फ़ायदा पहुंचाया हो। तो दरअसल मुझे लगता है कि आज़म खान मुसलमानों के नेता नहीं हैं, मुसलमानों के डीलर हैं। उनको मुसलमानों की डील करते हैं वोट की, और अपने परिवार को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये आज़म खान का करैक्टर है। आज भी उनके अंदर घमंड और तकब्बुर कूट कूट के भरा है, जो मैं उनके स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो नवाब मेरे सामने चुनाव लड़े थे,
हिज़ हाइनेस का लक़ब था उनका, 250 वोट आए, ना 251 आया ना 249 आया। ये बिल्कुल कोरा झूठ है। ऐसा कोई चुनाव हुआ ही नहीं है कि जो नवाब के सामने लड़े हों और उसमें 250 उनको वोट आए हों। लेकिन लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि नवाबों की हैसियत मेरे सामने क्या है। तो हर किसी को डिफेम करने वाले बयान देना, आधारहीन, तथ्यहीन, कोई उसमें वो नहीं है। और ये बार बार कह रहे हैं कि मेरा जिस बैरिक में मैं रहता था वो 11x8 का कमरा था, कब्र से थोड़ा बड़ा उसका साइज़ था, और नींबू और चटनी से मैं रोटी खाता था, और फांसी घर बराबर में था, और 4-5 कातिल मेरे साथ रहते थे। ये इनका बयान है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इनका खाना जेल के अंदर पहुँचाते थे, और बहुत अच्छा 5 स्टार होटल का खाना ये खाया इन्होंने। तो अपने आप को जोड़ के दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत परेशानी के साथ मैंने जेल काटी, बहुत उलझन के साथ काटी है। लेकिन जो लोग इनसे मिलने जाते थे वो बताते थे कि वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का कूलर लगा है, बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, और बहुत अच्छी इनकी लाइफ है। 2-3 लोग इनके हाथ पैर दबाने के लिए वहाँ पे अपॉइंट हैं, जो कैदी टाइप के लोग हैं, और वो इनकी सेवा करते हैं। लोगों के मन में एक सवाल और है, चूँकि आप आज़म खान के ख़िलाफ़ शुरू से लड़ते रहे हैं। समाज में जब कोई व्यक्ति इतना ताकतवर और अपना कद ईश्वर से भी ऊंचा समझने लगे, क्या उसके मनोबल को धरती पे वापस लाने के लिए, उसको सच्चाई दिखाने के लिए सारी ताकतें एक साथ काम में लगी? लखनऊ में दोनों पार्टियां साथ में लगी, सब रामपुर में सारी ताकतें साथ में लगी। क्या आज़म खान इतने ताकतवर थे कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक गुट ऐसा था जो चाहता था कि इस व्यक्ति की सच्चाई बाहर आए, और इसलिए वो योगी आदित्यनाथ के शरण में गया? देखिए, नीचे की ताकत कोई काम नहीं आती है जब तक ऊपर वाला ना चाहे। सारे फैसले अल्लाह के इख्तियार में हैं। और आज़म खान ने बहुत बड़ा बोल बोला था एक बार। आज़म खान ने अपने मंच से कहा था कि ऊपर के फ़ैसले ऊपर वाला करता है, नीचे के फ़ैसले हम करते हैं। लेकिन ये बात दुनिया का हर शख्स जानता है कि ऊपर के फ़ैसले भी अल्लाह के इख्तियार में हैं और ज़मीन के फ़ैसले भी उसी के इख्तियार में हैं। तो आज़म खान के बहुत बड़े बड़े बोल थे, और आज भी उनके बोल इसी तरीके के हैं। उनकी उम्र हो गई है, उनके अंदर बुर्दबारी आना चाहिए, उनके अंदर तहम्मुल होना चाहिए, उनके अंदर इंसानियत बढ़ना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, केवल अपने सो कॉल्ड 10-15 ठेकेदारों को लगा कर रखा हमेशा, जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे। आम मुसलमान की उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि अखिलेश यादव के लिए भी कई बार वो पीछे से अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं। लोगों की सभा में बैठे हुए होते हैं जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं। मैंने अब अच्छा, वो तो पब्लिक के सामने भी है, मुलायम सिंह यादव को लेकर उन्होंने एक बार बहुत अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्या अखिलेश का भी सम्मान नहीं करते आज़म खान? इतने अपने आप को पावरफुल समझते हैं? अखिलेश यादव जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं और उस वक्त भी करते थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आज़म खान अखिलेश यादव का सम्मान नहीं करते? वो अखिलेश यादव छोड़िए, वो मेरे ख्याल से अपने घर में किसी का सम्मान नहीं करते होंगे, अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करते होंगे। वो उनका तो नेचर ऐसा है। उनके कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूँ कि दिन रात उनका गाड़ी का गेट खोलने के लिए आगे पीछे खड़े रहते हैं। वो उनको धुतकारते हैं, धक्के देते हैं, बुरा भला कहते हैं। बहुत सारे लोग जो राजनीति में कुछ बनना चाहते हैं, उनको आज़म खान ने धक्के दे के निकाल दिया, बुरा भला कह के निकाल दिया, उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए, उनको जेलों में डाल दिया। बावजूद इसके वो फिर से आज़म खान के गाड़ी का गेट खोलते हैं खड़े होकर। ऐसे लोगों की वजह से आज़म खान फ़िरौन बने हैं कि मैं इनको धक्का दे रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ, और ये मेरे पास आके मेरी गाड़ी का गेट खोल रहे हैं, मुझे घूम घूम के सलाम कर रहे हैं कि आज़म खान सामने पड़े और हम करीब जाके सलाम करें, उनकी नज़रों में रहें। तो इस चीज़ों को देखकर आज़म खान फ़िरौन बने हैं। तो अभी अब आज़म खान का अब जो सियासी कद है, अभी उतना ही है जेल से आने के बाद कि अब कम हो गया है, थोड़ा बहुत कमी आई है या बढ़ गया है, क्या है अभी सिलसिला? देखिए, आज़म खान का कद तो जो है वो अपनी जगह है, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक समीकरण जो हैं वो आज़म खान के फेवर में चले जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि सपा की सरकार आती है और ये मिनिस्टर बनते हैं, पावरफुल मिनिस्टर बनते हैं, और मुस्लिम्स किसी भी एंगल से बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी ज़ाती कर रही है वही ज़ाती आज़म खान करते थे। तो लेकिन अब मुसलमानों को लगता है कि वो ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं, ये
छोटी लड़ाई है तो इनको माफ़ कर दिया जाए। हमारा दिल भी यही चाहता है कि आज़म ख़ान को माफ़ कर दिया जाए, आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही जाए। लेकिन जब हम उनके स्टेटमेंट देखते हैं कि आज भी वो घमंड और तकब्बुर की बातें कर रहे हैं, तो फिर दिल को तकलीफ़ होती है कि जो शख्स इतने टाइम तक जेल में रहकर आया उसके अंदर इतना सा भी बदलाव नहीं आया, उसने अल्लाह को बिल्कुल याद नहीं किया, आज भी घमंड और तकब्बुर की बातें वो कर रहे हैं। इंसान को बहुत जितना दरख्त बढ़ता है उतना झुकता है, फल आते हैं तो उसमें झुकाव आता है। ये जितना ऊपर चढ़ते हैं ये तनते हैं। 100 से ज़्यादा मुकदमे हुए आज़म खान के ऊपर। उनका कहना है कि अंडा चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी लगातार रट लगाए बैठे हैं कि सरकार ने उन्हें इंटेंशनली जेल में डाला। आप चूँकि वादी रहे किसी मामले में, अब वादी भी रहे और आपने लोगों को वादी के लिए तैयार भी किया, लोगों की लड़ाई भी लड़ी। ये जो 100 से ज़्यादा मुकदमे हुए, उनमें से कितने मुकदमे आपको लगता है कि सरकार ने फेक उनके ऊपर दर्ज कराए और कितने मुकदमे सही? देखिए, जो पब्लिक के मुकदमे हैं वो 100% सही मुकदमे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है भाई। 80 से ज़्यादा मुकदमे हैं। आप देखेंगे 80% मुकदमे पब्लिक के हैं, और वो पब्लिक कौन है? मुसलमान पब्लिक है। वो कौन है? बहुत गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाले नहीं है, गरीब लोग। गरीब आदमी इतने बड़े आदमी से क्यों टकराएगा? क्यों उसके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन लेकर जाएगा? चूँकि उसका कुछ बचा ही नहीं है, उसका सारा दुनिया उजड़ चुकी है, उसका घर जा चुका है, उसकी ज़मीन जा चुका है, वो किराए के मकान पे रह रहा है, वो फुटपाथ पे अपने बच्चों के साथ रातें गुजार रहा है। तो उसको एक सहारा मिल रहा है कि भाई मेरे अगर मुकदमा दर्ज होगा तो मेरी ज़मीन आज़म खान के कब्ज़े से वापस आ सकती है, तो उसने अपना मुकदमा कराया है। मुकदमा कराना हर इंसान का राइट है, और उन मुकदमों में सच्चाई थी तभी वो मुकदमे सज़ा तक गए हैं, वरना हमारे ऊपर भी आज़म खान ने मुकदमे लिखवाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकदमे में हमें इंस्टेंट रिलीफ मिला। हमें बेबुनियाद झूठा मुकदमा लगाकर जेल में डाला, 11 दिन हमारी जेल में रहे, 11 दिन के अंदर अंदर हमारी ज़मानत हो गई। अगर हमारे ऊपर सही मुकदमा होता तो हमारी ज़मानत नहीं होती। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि हमने सहकारी बैंक में घुसकर लूटपाट करी, महिलाओं को छेड़ा, मारा पीटा, कैश लूटा। हम जैसा आदमी कैश लूटेगा बैंक में घुस के? और हम कह रहे हैं एसपी से उस वक्त के साहब आप बैंक के कैमरे चेक कर लो कि मैं वहाँ गया हूँ कि नहीं गया हूँ। जिस वक्त आप घटना दिखा रहे हैं उस वक्त मैं अपने घर पे मौजूद हूँ, मेरी प्रेजेंस मेरे घर के कैमरों में आ रही है। लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया कि हमने बैंक को लूटने की कोशिश की गई, और पुलिस हमें पकड़ने के लिए पूरे यूपी की लगा दी गई। हम शाहजहानपुर गए, हमारी ससुराल शाहजहानपुर में, वहाँ पुलिस पहुँच गई। हम राजभवन गए गवर्नर साहब से शिकायत करने के लिए, गवर्नर हाउस पे पुलिस पहुँच गई गिरफ़्तार करने के लिए। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से वो मुकदमा स्टे भी हुआ। बाद में इन्होंने चार्जशीट लगा दी तो हाई कोर्ट ने चार्जशीट एक्सपंज कर दी, क्वैश कर दिया मुकदमा। तो क्या आईएएस और आईपीएस उस दौर के थे, या जो सीओ रैंक के जो अधिकारी थे, वो सब इनके लिए कठपुतली बन गए थे? वो जैसा आज़म खान कहते थे उसी तरीके से ये काम करते थे। एक प्रकरण मैं आपसे और समझना चाहता हूँ। साल 2014 की बात है शायद, केंद्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी थी और रामपुर में मुलायम सिंह यादव का एक भव्य जन्मदिन मनाया गया था। लंदन की बग्घी आई थी शायद। क्या वो इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए, उस वक्त के मुलायम सिंह यादव भी आए, और आज़म खान बग्घी पे बैठ के पिता पुत्र के साथ ये दिखा पाए कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की वाकई मिनी सीएम है, कहा नहीं जाता है, मान लीजिए, जो नहीं मानेगा उसकी छाती पे बुलडोज़र। इस बात पे कितनी सच्चाई? बिल्कुल 100% ठीक बात है ये। इन्होंने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें पूरी कैबिनेट को रामपुर बुलाया गया। पूरी कैबिनेट, मैं मुलायम सिंह यादव, मैं अखिलेश यादव साहब के सारे लोग आए। पूरे रामपुर को 20-25 करोड़ रुपए से सजाया गया। हमने उस ज़माने में ये किया कि इन्होंने 2-3 महीने पहले उससे 19 या 21 मकान तोड़े थे ताशका के अंदर। ताशका एक बस्ती है, तो वो मकान तोड़ने के बाद वहाँ कुछ भी बना नहीं। वो मायावती सरकार के बनाए हुए मकान थे और इन्होंने उसको तोड़ दिया कि हम यहाँ कोई सरकारी योजना दूसरी लाएंगे। तो वो लोग वहाँ टेंट लगा के रहने लग गए। तो हमने ये सोचा कि यार ये गरीब लोग हैं, उजड़ गए हैं, महीनों से टेंटों में रह रहे हैं, घर तोड़ दिए, कुछ बना भी नहीं रहे हैं, इनको कोई मकान भी नहीं दिया सरकार ने, तो ये टेंट में रह रहे हैं। जाड़ों की शायद रातें थी मुझे लगता है उस वक्त। तो उस टाइम पे हमने रात को ये प्लान किया कि मुलायम सिंह अपना जन्मदिन
जौहर यूनिवर्सिटी में भव्य तरीके से मनाएंगे, बग्गी से बैठकर मनाएंगे। हम इन गरीबों के साथ रात गुजारेंगे और इनके साथ मुलायम सिंह का केक काटेंगे, जन्मदिन की खुशियाँ मनाएंगे मुलायम सिंह यादव के साथ। और उसके पीछे हमारा मोटिव ये था कि उन गरीबों की जब खबर अगले दिन अखबार में छपेगी कि यहाँ पर कुछ ऐसे परिवार हैं जो रात को ठंड में टेंटों में रहने को मजबूर हैं, तो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी जब अखबार देखेंगे अपनी खबर देखने के लिए, तो उनकी नज़र इन परिवारों पे भी पड़ेगी। तो हो सकता है कि वो इनको कुछ मदद पहुंचा दें कि इनको कोई मकान दे दो, ये गरीब लोग टेंटों में रह रहे हैं। सिर्फ ये नियत के साथ हम लोग वहाँ गए, टेंट में रुके रात को, उनके लिए खाना बनाया हम लोगों ने, पतीला बनाकर लेकर गए तायरी का, और वहाँ बैठ के हम रात को खाना खा रहे थे। हमने वहाँ से रात को 11:30 बजे प्रोग्राम मीडिया को भेजा कि हम रात को यहाँ मुलायम सिंह यादव जी का 12 बजे केक काटेंगे गरीबों के साथ। आज़म खान वहाँ काटेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। आज़म खान को ये बात बहुत बुरी लगी। पत्रकार ने फ़ोन कर दिया कि मुलायम सिंह का केक तो वहाँ पे भी कट रहा है, ताशका बस्ती के अंदर। मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी में था। आप यकीन करिए 20 मिनट के अंदर पूरी उस कॉलोनी को छावनी बना दिया। पुलिस ही पुलिस, सैकड़ों पुलिस, और ज़्यादातर पुलिस सादे कपड़ों में। हम लोगों को पकड़ के खींच के ले गए गिरेबान, हम लोगों को पीटते हुए जीप के अंदर बिठाया। हमारा संबंधित थाना सिविल लाइंस था, सिविल लाइंस थाने नहीं लेकर गए, हमें शहजाद नगर थाने लेके जाया गया, जो आउट स्कर्ट में है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ थाने में ले जाकर हमें टॉर्चर किया गया, और फिर उसके बाद रात को 2 बजे हमें जेल में डाला गया 151 का मुकदमा लगा के कि हमने शांति भंग कर दी। 3 दिन मुलायम सिंह रामपुर में रहे, 3 दिन हम लोग जेल में रहे। और ये खबर उस वक्त के अखबारों ने छापी, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, एज मुलायम कट्स केक कांग्रेस लीडर स्पेंड टाइम इन जेल। ये हेडलाइंस बनाई अखबारों ने। ये जुल्म और ज़ाती आज़म खान ने किया है। आजम खान के लिए सिर्फ एक शब्द अगर आप कहेंगे उनके किरदार को, तो क्या नाम देना चाहेंगे आप उनको? बहुत जालिम टाइप के लीडर हैं। जो हिटलर की मानसिकता थी वो मानसिकता के आज़म खान आदमी हैं, और थोड़ा साइकोलॉजिकल भी आदमी हैं, साइको हैं। ज़रा सी देर में कुछ होते हैं, ज़रा सी देर में कुछ होते हैं, पता नहीं कब किसकी बेइज्जती कहाँ कर दें। ठीक चलते होंगे, चलते चलते एकदम किसी की भी बेइज्जती कर देंगे। एक इंसिडेंट मैं आपको और बताऊं, अगर ज़्यादा लंबा ना हो रहा हो तो। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मिस्त्री काम कर रहा था एक बिल्डिंग के ऊपर, तो ये मुझे वहाँ के लोगों ने बताई जो वहाँ पे मौजूद थे। तो आज़म खान ने कहा कि चलो भाई हम साइड देखेंगे कि काम कितना पहुँच गया। तो इनके साथ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर जाने लगे टहलते हुए। तो इन्होंने अचानक अपनी चाल तेज़ कर दी, ये लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगे। तो लोगों ने क्या पता नहीं एकदम आज़म खान ने अपनी चाल तेज़ क्यों कर दी, वो भी तेज़ तेज़ चलने लगे इनके पीछे पीछे। तो एक मिस्त्री दूसरी तरफ मुंह करके पलास्तर कर रहा था, तो आज़म खान ने जाते के साथ ही उसके ज़ोर से ठोकर मारी पीछे से लात, और वो एकदम नीचे गिर गया मिस्त्री। लोगों को समझ में नहीं आया कि आज़म खान ने एकदम ऐसा क्यों किया, और वो मिस्त्री भी नहीं समझ पाया कि मेरे किसने मारा। जब उसने घूम के देखा तो आज़म खान खड़े हुए थे, वो एकदम से खड़ा हुआ। तो आज़म खान ने उसका गिरेबान पकड़ के खींचने की कोशिश करी, वो छुटा के भागा। क्यों? आजम खान तो मंत्री थे, एक मजदूर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वो पूरा इंसिडेंट सुनिए आप। वो छुटा के अपने आप को भागा, तो आज़म खान उसके पीछे भागने की कोशिश की, तो वहाँ थोड़ी कीचड़ थी, इनके पैर सन गए। तो फिर इनका गनर जो था रोशन लाल, उसको दौड़ाया कि ज़रा पकड़ो इसको। तो उसने अपनी पुलिसिया अंदाज में कहा कि रुकता है कि तेरे गोली मार दूँ। पुलिस जैसे अंदाज में वो एकदम रुक गया डर के मारे कि पुलिस बुला रही है। वो रुका, बोला वापस आ। वो आदमी वापस आया। फिर जब आया तो आज़म खान ने उसको अपने हाथ में ले लिया, उसका गिरेबान, और अपने पैर से जूता निकाल के उसके मुंह पे मारा। इतनी ज़ोर से मारा कि उसकी यहाँ फट गया पूरा गोश्त, खूनम खून हो गया वो। अभी तक किसी को नहीं पता है कि क्यों पिट रहा है। उनके साथ आज़म खान के साथ जितने लोग हैं उनको नहीं पता, और ना उस मिस्त्री को पता कि वो क्यों पिट रहा है। फिर इन्हीं के साथ जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा अरे साहब आप अपने हाथ गंदे मत करिए, और गनर को आगे किया। गनर से बोले ज़रा तुम देखो। तो फिर गनर ने लेकर 4-5 थप्पड़ लगाया और उसके बाद उसको भगाया, बोला भाग जाए यहाँ से, अब दिखना मत। अब लोगों ने पूछा कि साहब आप, फिर इनको बुला के कुर्सी डाली, इनके पैर वैर धुलवाए। फिर लोगों की हिम्मत पड़ी कि भाई अब पूछो। आज़म खान का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। साहब क्या हो गया, आपने क्यों मारा इसको? भाई इसको 3 दिन पहले हमने बताया था कि यहाँ पे कीचड़ है, पहले ये वाला काम कर देना, ये कीचड़ ख़त्म हो जाएगी, नीचे प्लास्टर कर देना फर्श टाइप का, बाद में वो आगे का काम करना। इसने हमारी सुनी नहीं।
तो अब मैंने इसको पीटा है, ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में जितनी जगह लेबर काम कर रही है सबको पता चलेगी कि आज़म खान का निर्देश का मतलब है पत्थर की लकीर। सारा काम छोड़ो, पहले उस काम को करो जिसको आज़म खान ने कहा है। एक गरीब शख्स को ऐसी सज़ा, ऐसा लेसन देंगे आप? रूह कांप जाती है। ये जुल्म आज़म खान ने किए हैं। और पूछ लीजिए उनसे, सीने पर हाथ रख कर अपने वो बता दें कि अगर इसमें इतनी सी भी झूठ बात हो तो। मगर रामपुर से बाहर के लोगों को ये बात नहीं पता है। रामपुर से तो बाहर का मुसलमान यह समझता है अभी कि बीजेपी ने आज़म खान को टारगेट किया क्योंकि वो मुस्लिम लीडर हैं। एक कहानी और चलती है कि योगी आदित्यनाथ जेल गए थे और वो पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने रोते हुए कुछ बातें कही थी, तरह तरह की बातें। इसीलिए चूँकि आप रामपुर के रहने वाले हैं और स्कूलिंग कॉलेज के दौरान से ही आप उनके ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ चुके, आपकी हिम्मत भी काफ़ी अच्छी रही कि आप उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे जब वो ख़ुद को मुलायम सिंह यादव के बराबर का नेता समझते थे। तो ये क्यों, आपका मोटिव क्या था? क्यों आज़म खान के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठानी शुरू की? देखिए, हमारे सीने में भी दिल है। उस वक्त रामपुर में बहुत बड़े बड़े नेता थे, विपक्ष के तौर पर वो काम कर रहे थे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्र में मिनिस्टर थे। जयप्रदा भी एक पावरफुल लीडर थी रामपुर की। इसके अलावा नवाब परिवार एक पावर रखता है, कई बार बड़ी बड़ी कुर्सियों पे वो लोग रहे हैं। तो कोई भी आदमी किसी की गरीब की मदद करने को तैयार नहीं था। जहां आज़म खान ज़ाती कर रहे हैं, कोई भी जिस वक्त जो ज़ाती करता है तो एक उस आदमी को सहारे की तलाश होती है मदद से कहीं, चाहे वो किसी अधिकारी के पास जाके मदद मांगे या लोग ज़्यादा अधिकारियों से इंटीमेसी नहीं कर पाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम किसी दूसरे विपक्ष के लीडर के पास चले जाएं। तो ऐसे जब लोग जाते थे तो सब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, कहते थे भाई आज़म खान ख़तरनाक आदमी है, हमारा पंगा पड़ जाएगा, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपकी बात डीएम से कहेंगे, हम आपकी बात लखनऊ में उठाएंगे, तो आज़म खान हमें टारगेट करेगा, हमारी ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाहते हैं, बदतमीज़ आदमी है वो, ये कह के सब अपना जान छुड़ा लेते थे। हम एक नौजवान थे, 23, 24, 25 साल की उम्र रही होगी, तो हमें एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमें इतनी सूझबूझ भी नहीं थी। तो हम खुद जाकर, कोई बुला नहीं रहा है, हम खुद जाके बुलडोज़र के आगे बैठे जा रहे हैं यतीम खाने में। तो फिर वहाँ से पुलिस उठा के लिए जा रही है जेल, फिर हमें ज़मानत पे छूट के आ रहे हैं, अखबार में ख़बर छप रही है। उसके बाद हमने जेल में भूख हड़ताल कर दी 11 दिन की, वो अखबार में छप रही है। फिर हमारी मार्केट गिरा दी, हमारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, वो छपे। फिर हम हाई कोर्ट से स्टे लेकर आए, अपने आप को स्थापित किया। तो लोगों को लगा यार ये लड़का आवाज़ भी उठा रहा है, बर्बाद भी हो रहा है और ये अपने आप को बचा भी रहा है कोर्ट कचहरी से। तो लोग मशवरा लेने के लिए आने लगे कि साहब आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बताइए आपने कैसे स्टे लिया था, कैसे काम हुआ था आपका। तो हमने वकीलों से मिलवाया, लोगों को गाइड किया कि इस अधिकारी के पास जाओ, ये अच्छे अधिकारी हैं, मदद करेंगे। तो इस तरीके से लोग हमारे पास आते चले गए और हम उनकी आवाज़ बनते चले गए। ये आज़म खान को बहुत खला और जैसे जैसे वो दौर आगे बढ़ता रहा, उन्होंने पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया हमें बर्बाद करने के लिए। मैं जब जेल में था तो मेरी उस वक्त बच्ची की उम्र 1.5-2 साल थी, गोद में थी मेरी बच्ची, और वो आकर मुझसे जब मिलती थी जेल में तो मुझे छोड़ती नहीं थी, चिपट जाती थी। जब वापसी जाने का वक्त होता था, 15 मिनट मिलते थे मिलने के लिए, उस 15 मिनट में मुझे बीवी से, बच्चों से, माँ से, बाप से मिलना होता था। और जब बच्ची जाती थी तो वो रोती थी और मेरा दिल कांपता था। उस वक्त मैं पूरी रात जगकर मेरी बच्ची की तस्वीर मेरी आंखों में घूमती थी। वो मंज़र मैंने और मेरे परिवार ने देखा है। मेरे बूढ़े बाप अदालत की कोर्ट कचहरी पर दहलीज पर चढ़ते उतरते उनकी ज़िंदगी गुजरी है वो 5 साल, वकीलों में उठते बैठते। कभी हमने थाने का मुंह नहीं देखा था। इस जगह पे पहुंचाने वाले आज़म खान है। आज़म खान के जो गुनाहों की बात होती थी उसके ख़िलाफ़, आज़म खान के ख़िलाफ़ रामपुर के भीतर कई अदालतें लगने लगी। पहले लगी जनता की अदालत, जहां से लोगों को ये उम्मीद जगी कि आज़म खान जैसे क्रूर नेता, जिनकी इस तरीके की छवि है कि सामने जाकर आप अपनी बात तक न रख पाएँ, जो मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा वो आम लोगों की बात क्या सुनेगा, इस तरीके की चर्चा थी। ये पहले किरदार थे। हमारी पड़ताल के पार्ट 1 है ये, ऐसे कई पार्ट अभी आप देखेंगे। जो जुल्म रामपुर में मुसलमानों के ऊपर आज़म खान ने किए हैं, उसकी कहानी आपको भी कपा सकती है। इसीलिए ये बात उन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी समझनी चाहिए जो आज़म करते हैं, बाहर के मुसलमानों को भी समझनी चाहिए जो आज़म खान को बहुत बड़ा मानते हैं या आज़म खान के सामने किसी का कद नहीं देखते। ये बात
उन रामपुर के मुसलमानों को भी समझनी चाहिए जो आज़म खान के लिए अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को भी पीछे रखते हैं। कहते हैं कि पहले आज़मवादी बाद में समाजवादी।